अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं फिर हम लोग क्लास को इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो वेट करते हैं ज़रा 2-4 मिनट ना। जब तक कि जो स्टूडेंट कनेक्ट हो गए हैं वो मुझे बता दें कि उन लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम हसन मुश्तबा। आदिल महमूद, वालेकुम सलाम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से लास्ट हम लोगों ने जो है वो छोड़ा था। ठीक है, तो लास्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। कोलिजन डोमेन पढ़ा था, ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ा था। ठीक है, हब और स्विच और राउटर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीन डिवाइसेस बहुत कॉमन होती हैं जो आपकी नॉर्मली नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। उसमें आपका एक हो गया हब, जो कि अब काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, और दूसरे पे है हमारे पास स्विच, एंड थर्ड वन इज़ राउटर। ठीक है, फिजिकली देखने में अगर हम देखें तो तकरीबन शक्लें सबकी एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो तो उसकी डेटा शीट, जब आप कोई स्विच उठाएंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है, पीछे एक स्टिकर लगा होता है, उस पर कोई मॉडल लिखा होगा, वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जो डिवाइस है वो क्या है। ठीक है, नॉर्मली हब और स्विच के अंदर फिजिकली आपको देखने में वो इतना फ़र्क पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी, इसमें भी मल्टी पोर्ट्स होती हैं बहुत सारी, और हब के अंदर भी बहुत सारी मल्टी पोर्ट्स होती हैं, नॉर्मली 16 पोर्ट्स, 32 पोर्ट्स। ठीक है, लेकिन इसका जो फंक्शन है हब और स्विच का, वो इंटायरली दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। कैसे काम करते हैं अलग तरीके से, क्या इसमें जो है सिमिलैरिटी है और क्या इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर दिखने में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मल्टी पोर्ट्स नहीं होती हैं। मतलब नंबर ऑफ पोर्ट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, मैं पोर्ट्स कौन से बात कर रहा हूँ, आपके RJ45 की पोर्ट्स, जिसमें हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था, जिसमें आपकी वायर्ड केबल कनेक्ट होती है, जिससे कि आपकी डिवाइस या आपका लैन एंड डिवाइसेस या आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस आपके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है वो आपको बहुत कम मिलेंगी। नॉर्मली 2-3 तक पोर्ट्स होती हैं।
उसकी वजह ये होती है कि आप राउटर जो है, मैंने बताया था कि वो आपके लैन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपके एक कंपनी में 2-3 लैन अगर चल रहे हैं और आप चाहते हो लैन के बीच कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है, तो आप राउटर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर स्लॉट्स होती हैं, जिस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर स्लॉट्स होती हैं ना, जिसमें आप जो है एनहांस कर सकते हैं मेमोरी, इसी तरीके से आपके राउटर्स के अंदर स्लॉट्स होती हैं। उन वो स्लॉट्स के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स लग जाते हैं आके, ठीक है। वो मॉड्यूल कौन से होंगे, वो मॉड्यूल कोई भी होंगे, कोई भी फंक्शनलिटी अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप सीरियल पोर्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सीरियल कनेक्ट करना चाह रहे हैं लैन से, वैन से, या अगर आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर की अगर फंक्शनलिटी नहीं है और आप चाहते हैं कि उसमें ऑप्टिकल फाइबर की पोर्ट ऐड कर दूं, तो आप उस स्लॉट के अंदर वो मॉड्यूल लेके आएंगे मार्केट से ख़रीद के और वो ऐड कर देंगे। या अगर आप चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे लैन्स हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके साथ आप वो लैन की पोर्ट आपके पास कम है और आप पोर्ट को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो भी आप मॉड्यूल जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूल ऐड करने पड़ते हैं आपको जितनी भी, नॉर्मली अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो 2 या 3 पोर्ट्स आती हैं, ठीक है। तो ये तो एक फिजिकल डिफरेंस हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें कि भाई वैसे फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर क्या डिफरेंस है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, मोहम्मद काशिफ वालेकुम सलाम, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बता दी कि भाई ये हब जो है ठीक है, ये आपकी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। किसके लिए, एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ नॉर्मली जो होती है, ठीक है। और ये भी हब भी आप किसके साथ, एंड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आप अगर लैन कनेक्ट करना चाह रहे हैं राउटर के साथ, तो भी आप इस स्विच और हब के साथ ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ कि आपके एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि हब जो है आपका काम करता है, वो किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो है इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से होती है कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा होता है, और स्विच आपको जो काम करता है वो आपका क्या काम करता है, फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि इस हब के अंदर और आपके स्विच के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है बिल्ट इन। वो क्या होती है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मल्टी पोर्ट रिपीटर का काम भी कर रहा होता है। मल्टी पोर्ट रिपीटर से क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले या दूसरी क्लास में कि होता क्या है कि आपकी जो है केबल की एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर केबल की बात करूँ तो इसकी जो लिमिट होती है वो 100 मीटर तक होती है, ठीक है। तो 100 मीटर के बाद क्या होता है, आपके पास एट्यूनेशन आ जाती है। एट्यूनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि आपके सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उस वीक सिग्नल्स को आपको रीजनरेट करना पड़ता है, आपको एम्पलीफाई, अगर मैं आम टर्म की बात करूं तो आपको एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो एम्पलीफाई करने के लिए आपको एक क्या लगाना पड़ता है, रिपीटर लगाना पड़ता है, सही है। पुराने ज़माने में आपको क्या लगाना पड़ता था, अगर मैं RG58 केबल की बात करूं जो कि अब बहुत कम यूज़ होती है, बल्कि ना होने के बराबर यूज़ होती है, तो वहाँ पे एक आप रिपीटर लगाते थे। वो रिपीटर क्या काम करता था कि ये जो सिग्नल्स यहाँ पे आके वीक होते थे, इस सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट कर देता था, ठीक है। इस सिग्नल्स को, जो ये सिग्नल यहाँ आके वीक हो रहे हैं, ठीक है, इसको दोबारा से ये रिपीटर क्या करता था, रीजनरेट कर देता था। और फिर ये मजीद कितने मीटर तक, 100 मीटर तक जो है क्या हो जाता था, इसकी लाइफ बढ़ जाती थी कि मजीद 100 मीटर तक ये आगे सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम आपका रिपीटर करता था, ठीक है। हम जो यूज़ करते थे रिपीटर यूज़ करते थे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा कि केबल नेट वाले यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि वो क्या करते हैं कि हर 100 मीटर के बाद क्या करते हैं, पोल के ऊपर एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो रिपीटर, अब मैं आपको बात कर रहा था, वो जो स्विच होता है वो स्विच का काम तो करता है, लेकिन वो साथ साथ वो क्या काम कर रहा होता है, रिपीटर का काम भी कर रहा होता है। सिग्नल्स को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। तो आपके हब और आपके स्विच, इन दोनों में ये फंक्शनलिटी क्या होती है, बिल्ट इन होती है कि ये दोनों आपके क्या होते हैं, मल्टी पोर्ट रिपीटर होते हैं, ठीक है। ये आपके सिग्नल्स को रीजनरेट भी कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप इसको लगा दें तो आपकी, अगर आप कॉपर केबल यूज़ कर रहे हैं तो 100 मीटर मज़ीद आपकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सिग्नल्स आपके दोबारा से एम्पलीफाई हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी भी बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं इसमें जो डिफरेंसेस होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंसेस में देखा था कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का डिफरेंस था, लेकिन ये मल्टीपोर्ट रिपीटर दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी कॉमन चीज़ है, ठीक है। चाहे आप हब लगा लें, चाहे आप स्विच लगा लें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हब और स्विच में फ़र्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि आपका हब के अंदर एक चीज़ होती है कि ये काम कर रहा होता है ब्रॉडकास्ट के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ काम करता है किस पे, ब्रॉडकास्ट। और स्विच आपका जो है दोनों पे काम करता है, ब्रॉडकास्ट पे भी काम करता है और यूनिकास्ट और एज वेल एज अगर हम कहते हैं मल्टीकास्ट, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक हब लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यार ये कॉन्सेप्ट की बात है, इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये अगर डिफरेंस समझ आ गया तो नेटवर्किंग की दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, एक पीसी लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, एक पीसी लगाया हुआ है, ठीक है। सारी पोर्ट्स पे क्या लगे हुए, मेरे पीसीस कनेक्ट हुए हैं। यहाँ भी मैंने क्या लगाया हुआ है, एक पीसी लगाया हुआ है। यहाँ भी मैंने क्या लगाया हुआ है, पीसी लगाया हुआ है। और ये मेरा क्या है, हब है, ठीक है। देखो पहले ज़माने में आप रिपीटर लगाते थे सिर्फ केबल की सिग्नल्स को की जो लेंथ है ना उसको इंक्रीज करने के लिए। तो आपको दो डिवाइसेस लगानी पड़ती थी, रिपीटर लगाना पड़ता था केबल की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, और फिर स्विच तो आपको यूज़ करना पड़ता था इन डिवाइसेस के लिए। अब क्या है कि आपकी दोनों जो रिपीटर का काम भी है वो स्विच कर रहा होता है। तो आप चाहें तो आप रिपीटर ना लगाएं, आप उसकी जगह स्विच लगा के आगे आप इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो एक्सपेंसिव के हिसाब से रिपीटर तो शायद अब आपको बहुत ना होने के बराबर में, क्योंकि एक चीज़ जब स्विच से वो काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो कंपनीज ने उसको बनाना भी बंद कर दिया, तो आपको बहुत कम मिलेगा मार्केट में। नॉर्मली लोग स्विच यूज़ करते हैं क्योंकि स्विच ऑलमोस्ट स्विच भी इतने सस्ते हो गए अब, ठीक है, कि ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल 5 पोर्ट का अगर मैं बात करूं, अभी मैंने स्विच बताया नहीं आपको, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल दो तरह के स्विचेस आते हैं। तो मैं नॉन मैनेजेबल स्विच की बात करूं तो वो आपको 1000, 1200, 1500 रुपये का मिल जाता है स्विच, ठीक है। तो उसी में रिपीटर का फंक्शन भी है आपका, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है दो डिवाइसेस अलग से लेने की, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था हब, कि ये हब की फंक्शनलिटी बता रहा था। अब देखो ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई। अब ए को कोई डेटा भेजना है किसको, बी को, ठीक है। ए को भेजना है बी को, ये क्या है, सोर्स, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। अब ये क्या करेगा, ए एक पैकेट बनाएगा या जो भी है डेटा बनाएगा और उसको पैकेट को कैसे भेजेगा, पोर्ट नंबर 1 पे। ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, 5, ठीक है। तो ये बनाएगा एक पैकेट बनाएगा, डेटा बनाएगा और उसको किससे भेजेगा, अपनी पोर्ट पे भेजेगा। ये पीसी जिस पोर्ट से क्या है वो कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 पे। अब इस हब के पास जब पोर्ट नंबर 1 पे कोई डेटा रिसीव होगा तो हब की जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जो कि परमानेंट बिहेवियर है, वो क्या करता है, मैंने आपको बताया कि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जब इसको पोर्ट नंबर 1 पे कोई डेटा मिलेगा तो इस पोर्ट को छोड़ के, जिससे डेटा रिसीव हुआ है, मतलब पोर्ट नंबर 1 को छोड़ के ये सारी पोर्ट पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। पोर्ट नंबर 2 पे भी, पोर्ट नंबर 3 पे भी, पोर्ट नंबर 4, 5 जितनी भी पोर्ट्स कनेक्टेड है उन सब पे भेज देगा उसकी एक कॉपी। समझ लो, पोर्ट नंबर 1 पे उसको डेटा मिला, उसने क्या किया, उसकी एक कॉपी बनाई और उस कॉपी एक कॉपी सब पे भेज दी, सारी पोर्ट पे भेज दी। अब ये बी को भी मिल जाएगा, ठीक है, सी को भी मिल जाएगा, डी और ई सबको मिलेगा वो डेटा,
लेकिन चूंकि वो डेटा बी के लिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा, तो डेस्टिनेशन में वो बी आ रहा होगा, तो बी था तो बी रिसीव करेगा उसको, बाकी सब उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये भी डिस्कार्ड कर देगा, ये भी डिस्कार्ड कर देगा, ये भी डिस्कार्ड कर देगा। अब बी को रिसीव हो गया डेटा, अब बी अगर उसका जवाब देगा तो क्या करेगा, बी जब इसको भेजेगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इस पोर्ट नंबर 2 पे जब डेटा रिसीव होगा, इस पोर्ट को छोड़ के ये फिर क्या कर देगा, सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, एपीबी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर दफा जब भी डेटा, अच्छा बॉटम नजर नहीं आ रहा आपको, बॉटम नजर नहीं आ रहा यार, बॉटम नजर तो, अच्छा थोड़ा सा, अब मैं डिस्कार्ड करूंगा तो ये पिक्चर खत्म हो जाएगी। चलो खैर, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम एक हब, चार पोर्ट ही रखते हैं इसकी। ठीक है, ये लगा हुआ एक पीसी मेरा, एक पीसी ये लगा हुआ, एक पीसी ये लगा हुआ। ठीक है, ये पोर्ट नंबर है आपकी 1 2 3 4। ठीक है, ये पीसी मेरा है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब क्या कर, मैंने आपको बताया कि हब ऑलवेज, ये क्या है मेरा हब है, हब ऑलवेज क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब मेरा सोर्स क्या होगा, ए को भेजना डेटा बी को, तो ए क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा या एक डेटा को फॉरवर्ड करेगा किस पे, अपनी जिस पोर्ट से कनेक्ट होगा, पोर्ट नंबर 1 पे, जिसका डेस्टिनेशन क्या होगा, बी। अब ये देखिएगा हब कि पोर्ट नंबर 1 पे मुझे एक डेटा रिसीव हुआ है, इसको डेस्टिनेशन देखना नहीं आता, इसको पता नहीं है डेस्टिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि हब क्या है, एक डंप डिवाइस है, इसको हम लोग कहते हैं डंप डिवाइस। क्या कहते हैं इसको, डंप। सही है, इसका काम क्या करना है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना है। इसको नहीं पता कि भाई ए के लिए आया है, बी पे जाएगा, बस इसने देखा कि पोर्ट नंबर 1 पे मुझे रिसीव हुआ कोई डेटा और मुझे इसकी एक एक कॉपी बनानी है, और जितनी पोर्ट्स मेरे पास कनेक्टेड है उन सब पे मैंने क्या कर देनी है, ब्रॉडकास्ट कर देनी है। तो जब सब पे करेगा ये, तो बी के पास ऑटोमेटिकली भी मिल जाएगा। बी क्या करेगा, बाकी ये देखेंगे भाई डेस्टिनेशन में हमारे पास हमारा है नहीं है, तो ये क्या कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन बी क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, और इसके बाद अगर उसका रिप्लाई होगा तो क्या करेगा, बी इसको रिप्लाई करेगा। जब बी अपनी पोर्ट पे इसको भेजेगा, पोर्ट नंबर 2 पे, तो फिर क्या करेगा, ये क्या है, ब्रॉडकास्ट करेगा दोबारा से। तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये यहाँ भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा और यहाँ भी भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन किस में परफॉर्म होती है, हब के अंदर। ठीक है, कि ये हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अब इस तरह के काम करने में दो सिक्योरिटी इशू हैं, एक सिक्योरिटी इशू है और एक और इशू है। ठीक है, बहुत मैं हब की स्पीड तो है ही स्लो ना, हब तो मैंने बताया ना हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, तो हाफ डुप्लेक्स की स्पीड तो वैसे ही स्लो हो गई। अगर 100 Mbps का स्विच लें और 100 Mbps का हब लें, तो हब जो है वो 50 Mbps पे काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दो कंसर्न बता रहा था इसके अंदर। ठीक है, अब आपको अगर ये चीज़ जो मैंने अभी समझाई है बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये शायद चीज़ कुछ लोगों के समझ आए लेकिन कुछ लोगों के ना आए, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा जहन में रहे कि क्यों हब जो है वो क्यों ऑब्सोलीट हुआ, उसकी क्या रीज़न थी। सही है, तो वो दो रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। एक तो मैंने बताया हाफ डुप्लेक्स, जाहिर सी बात है स्पीड कम थी, लेकिन ये रीज़न नहीं थी। ठीक है, उसकी रीज़न थी एक सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी क्या कि देखो, अब इसी सिनेरियो में देखो कि ये जो ए पीसी है ये मेरे किसका पीसी है, मैनेजर का पीसी है। किसका पीसी है, एक मैनेजर है हमारी कंपनी के, उनका पीसी है। और ये जो बी है ये किसका पीसी है, मेरे कंपनी के सीईओ का पीसी है। ठीक है,
अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो जब मैनेजर साहब एक पैकेट बना के उनका पीसी यहाँ भेजता है पोर्ट नंबर 1 पे, तो उसकी एक कॉपी किसको मिलती है? पोर्ट नंबर 3 पे भी मिलती है, 4 पे भी मिलती है और सीईओ को भी मिलती है, ठीक है। और जब सीईओ साहब यहाँ से इसका रिप्लाई करते हैं तो भी जो जो कनेक्टेड है वो उसकी क्या कर रहा है, एक एक कॉपी हासिल कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू था जो कि आपके हब के अंदर क्या हो रहा था, ब्रीच हो रहा था, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस पोर्ट पे कोई हैकर अपना पीसी लेके कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो जितनी भी कम्युनिकेशन इस नेटवर्क पर हो रही है वो सबकी उसको यहाँ पे एक एक कॉपी मिलती रहेगी बगैर कुछ किए। वो आराम से यहाँ पे एक एक कॉपी मिलती रहेगी और उसको पता चलता रहेगा कि इस पूरे नेटवर्क पे क्या कम्युनिकेशन हो रही है और क्या डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था हब के अंदर, जिसकी वजह से हब को ऑब्सोलीट कर दिया गया। दूसरी एक चीज ये थी कि जब ये सिक्योरिटी समझ आ गया आपको, सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। यहां तक अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग, फिर मैं आपको दूसरा कंसर्न समझाता हूं कि वो क्या है। मेरी ब्रॉडकास्ट इंक्रीज हो रही है, नेटवर्क पे मेरे क्या बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, बिला वजह का ट्रैफिक बढ़ रहा है, सही है। ट्रैफिक कैसे बढ़ रहा है कि देखो अब ए जो है वो उसको डेटा को भेजना है किस पे, बी पे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, हर दफा डेटा को यहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है। अब अगर ये तो 4 पोर्ट हैं, अगर 50 पोर्ट हैं तो हर दफा डेटा की 50 कॉपीज बनाता है ये और 50 के 50 पोर्ट पे भेजता है। तो अगर 50 के 50 एक वक्त में कम्युनिकेशन कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि फिर वो हर दफा हर किसी की 50 कॉपीज बना के 50 लोगों को भेज रहा होगा, तो उससे कितना ब्रॉडकास्ट आपकी इंक्रीज हो रही होगी, नेटवर्क के ऊपर आपकी कितनी ब्रॉडकास्ट इंक्रीज हो रही होगी और नेटवर्क पर ट्रैफिक आपका कितना ज्यादा जो है वो क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा बिला वजह। जरूरत ही नहीं है ना कि आपकी जो है वो अब मैंने ए को अगर बी ए को भेजना है बी पे, तो भाई आप बाकियों पे कॉपी क्यों भेज रहे हैं आप, सही है। इसकी वजह से आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है आपके नेटवर्क पे, आपका नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा इसमें कंसर्न था आपके अंदर कि उसमें ब्रॉडकास्ट की उसके डिफॉल्ट बिहेवियर की वजह से उसमें क्या होता था, आपका ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम जनरेट होता था, ठीक है। उसके लिए फिर आपके स्विच डिजाइन किए गए। क्या डिजाइन किए गए, स्विच जो है आपकी क्या है, मैं कह सकता हूं इसको इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है कि मल्टी पोर्ट रिपीटर है, किस पे काम करता है, लॉजिकल बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। शेयर बैंडविड्थ है, शेयर बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि एक और चीज, हाँ शेयर बैंडविड्थ का क्या है कि अगर मेरे पास ये 100 Mbps का हब है, ठीक है, कितना है 100 Mbps, और मैंने यहाँ पे इस पे 4 अगर पीसीस कनेक्ट किए हैं तो ये 100 डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हर एक को कितना मिलेगा, 25 MB। जबकि स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में क्या होता है, अगर 100 Mbps का स्विच है तो हर पीसी को क्या मिल रहा होगा, पोर्ट पे कंप्लीट 100 MB मिल रहा होगा, ठीक है। उसमें शेयर नहीं होता, ये आपके पास शेयर बैंडविड्थ होती है इसके अंदर, ठीक है। स्लो है, इनसिक्योर है, 1 कोलिजन डोमेन एंड 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन थे, ये तो सारी चीज़ें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि सिक्योरिटी कंसर्न है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम है इसके अंदर जो जनरेट कर रहा होता है इसके डिफॉल्ट बिहेवियर की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद एक डिवाइस मार्केट में आए जिसको हम लोग कहते थे कि नेटवर्क ब्रिजेस, ठीक है। आप लोगों ने ये टर्म भी पढ़ोगे कि भाई ब्रिजेस, नेटवर्क ब्रिजेस। नेटवर्क ब्रिजेस सेम काम कर रहे होते हैं एज स्विच और नेटवर्क ब्रिजेस में कोई फर्क नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि नेटवर्क जो ब्रिजेस आते थे उसमें आपकी 1 या 2 पोर्ट्स होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन स्विच के अंदर आपके पास 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, 16 पोर्ट, मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो हम स्विच का फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे।
तो वही फंक्शन किसका होता है, आपका नेटवर्क ब्रिज का होता है बस। ठीक है, तो स्विच एक्चुअली है क्या, स्विच जो है वो भी आपके पीसीस को कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन स्विच एक और इम्पोर्टेंट काम करता है कि स्विच अपने पास क्या बनाता है, एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। ठीक है, स्विच के अंदर बन रहा होता है ये टेबल। ठीक है, ये टेबल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल बनाता है, अपने पास एक टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, उस टेबल में क्या एंट्री होती है वो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, इस टेबल को बनाने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि यार ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब को क्या बोलते हैं, डम डिवाइस, और ये स्विच क्या है हमारा, इंटेलिजेंट डिवाइस। तो होता ये है कि जैसे स्विच, एक मैंने स्विच लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी 4 पोर्ट है, 4 पोर्ट से समझाऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, और इस पे मेरे पास 4 क्या कनेक्ट है, पीसी कनेक्ट। यार बोरिंग तो नहीं हो रहा तुम लोगों के लिए हैं? समझ आ रहा होगा तो मजा भी आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा तो बोरिंग लग रहा होगा बिल्कुल। तो नींद तो नहीं आ गई तुम लोगों को? हैं, चलें आगे, रेस्पॉन्स चाहिए तुम लोगों का। मुझे लग रहा है तुम लोगों को सबको नींद आनी शुरू हो गई है। वैसे भी आज संडे का दिन है, देर से उठे होगे सारे, है ना? तो मुझे रेस्पॉन्स दो ताकि फिर मैं स्विच के बारे में फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि स्विच जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। आदिल मसूद साहब, आपके लिए तो इंटरेस्टेड है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जिनका नेटवर्किंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है तो वो जो है बोर हो रहे होंगे। कैरी ऑन करें, सलमान हैदर साहब ने कहा है। ठीक है, तो अब देखो ये वही मैंने टोपोलॉजी बनाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने अब क्या लिया है, स्विच लिया है। अब आप देख रहे हैं कि स्विच में और हब में कितना ज़्यादा डिफरेंस है फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है ए, ये पीसी लगा हुआ है मेरा बी, ये लगा हुआ है सी, और ये लगा हुआ है डी। ठीक है, तो मैंने बताया कि स्विच क्या करता है, एक कैम टेबल भी कहते हैं इसको, मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ चीज़ें दिखोगे दिखेंगी आपको। ठीक है, अब मेरे पास इनिशियली क्या होगा, ये मेरे पास मैक एड्रेस टेबल क्या होगा, एक एम्प्टी टेबल होगा। जाहिर सी बात है, मैंने स्विच ऑन कर दिया एक, जब मैंने स्विच ऑन किया तो मेरा मैक टेबल क्या होगा, एम्प्टी होगा, बिल्कुल उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। एक टेबल है ना, एक रजिस्टर है, रजिस्टर जब से पहले जब आप उसमें एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो आपने एक स्विच को ऑन किया, स्विच लोड हुआ। ठीक है, उसको नहीं पता स्विच को कि मेरी कौन सी पोर्ट पे कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसको नहीं पता। उसको कैसे पता लगता है, वो कैसे इस तरह इंटेलिजेंट बन जाता है कि उसको पता लगे कि मेरी कौन सी पोर्ट पे कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस मैक एड्रेस टेबल से एंट्री बनाता जाता है और उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता जाता है। तो सबसे पहले उसकी पोर्ट नंबर 1, इस तरीके से 4 पोर्ट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसको ये पता है कि मेरी भाई 4 पोर्ट पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कौन सी डिवाइस है वो नहीं पता उसको। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जो मेरा पीसी ए था, इसको कुछ कम्युनिकेशन करनी थी किसके साथ, पीसी बी के साथ, इसको कोई डेटा भेजना था। इसने क्या किया, एक यहाँ पे डेटा पैकेट बनाया और अपने किस पोर्ट पे भेजा, पोर्ट नंबर 1 पे। ठीक है, किस पे भेजा, पोर्ट नंबर 1 पे भेज दिया, जिसकी डेस्टिनेशन क्या थी, सोर्स है मेरा ए, ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा क्या है बी।
अब जैसे ही इसकी पोर्ट नंबर 1 पे एक डेटा आया, अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको को मैंने बताया था ना मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस, मैं यहाँ पे फिजिकल एड्रेस अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ए बी सी और ये डी क्या है, फिजिकल एड्रेस है। ये मेरे कौन है, जीएम साहब है, ये मेरे कौन है, सीईओ, ये मेरा एक अकाउंट्स का पीसी है, ठीक है, और ये भी मेरा कोई सेल्स का पीसी है। तो ये ए बी सी और डी क्या है, इस पीसीस के हर किसी के, हम लोगों ने पढ़े थे ना कि मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, ग्लोबली या यूनिवर्सली क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, वो जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी ना। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है। जैसे पोर्ट नंबर 1 पे डेटा इसको रिसीव हुआ, ये देखेगा कि यार ये जो पैकेट आया है या जो फ्रेम आया है इसका मैक एड्रेस क्या है, तो उसको मिला वहां से कि भाई मैक एड्रेस इसका क्या है, ए। तो उसको भेजने से पहले वो क्या करेगा, अपने टेबल में एक एंट्री डाल देगा कि मेरे पोर्ट नंबर 1 जो है उस पे एक एंड डिवाइस या एक पीसी कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस क्या है, 1 ए, उसका मैक एड्रेस क्या है, ए। और फिर क्या करेगा, वो देखेगा कि यार ये जो इसका डेस्टिनेशन है, इस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन, वो देखेगा इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका डेस्टिनेशन है बी, ठीक है, बी क्या है, मैक एड्रेस है, ठीक है, वो देखेगा इसका मैक एड्रेस का डेस्टिनेशन क्या है, इसका फ्रेम का या इस पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है, बी। तो वो देखेगा कि ये बी, मेरे पास इस मैक एड्रेस टेबल में कोई बी की एंट्री मौजूद है। तो अगर बी की एंट्री उसके पास मौजूद नहीं है तो वो क्या कर देगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कर देगा तमाम पोर्ट पे, सही है। इस चीज को गौर से समझना कि उसके पास मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री मौजूद नहीं थी, उसको नहीं पता था डेस्टिनेशन किधर है, तो उसने क्या किया, उसको तमाम जितनी भी पोर्ट्स पे कनेक्टेड थे उन सबको क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट। जब ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने, तो ये ब्रॉडकास्ट आपके पास पोर्ट नंबर 3 पे भी गई, 4 पे भी गई, 2 पे भी गई, सही। लेकिन ये जो मैक एड्रेस बी वाला था, जब इसको मिली तो ये डेस्टिनेशन इसकी थी, तो पोर्ट नंबर 4 पे रिसीव हो गई, ठीक है, सब पे रिसीव हुई, 4 पे भी हो गई। अब पोर्ट नंबर जो 4 है, इसने क्या किया, रिप्लाई करने की जरूरत पेश है इसको, तो इसने रिप्लाई किया किसको, ए को। तो अब जो फ्रेम बनेगा उसमें सोर्स क्या होगा, बी, और डेस्टिनेशन क्या होगा, ए, ठीक है। अब पोर्ट नंबर 2 पे, ये सॉरी पोर्ट नंबर 2 है मेरी, सही है, पोर्ट नंबर 2 पे इसको एक डेटा रिसीव हुआ, ठीक है, या एक फ्रेम रिसीव हुआ या एक पैकेट रिसीव हुआ जिसकी डेस्टिनेशन क्या थी, ए। तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि यार ये जो रिसीव हुआ है इसका मैक एड्रेस क्या है, तो मैक एड्रेस उसको पता लगेगा क्योंकि रिसीव हुआ है, इसको पता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस से क्या करेगा, एक एंट्री डाल लेगा रिसीव होने पे, सही है। जब डेटा जैसे रिसीव होता है उस पोर्ट पे, तो उस पे वो फौरन एंट्री डालता है किसमें, मैक एड्रेस में। इसको पता लगेगा कि यार पोर्ट नंबर 2 पे एक पीसी कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस क्या है, बी। वो किससे देखता है, वो सोर्स से देख रहा होता है, सही है। हमेशा सोर्स को चेक करता है और सोर्स की एंट्री को किसमें डाल लेता है, अपने टेबल में डाल लेता है। तो यहाँ पे इसने एंट्री डाली, एक टेबल बन गया बी, सही। अभी देखेगा कि भाई मैक एड्रेस ए जो है डेस्टिनेशन मेरे पास मौजूद है मेरे मैक एड्रेस टेबल में, तो उसको दिखेगा कि हाँ यार मेरे पोर्ट नंबर 1 पे जो है वो मैक एड्रेस ए मौजूद है। तो इस दफा जो ये पैकेट को भेजेगा वो क्या भेजेगा, यूनिकास्ट भेजेगा, सही है। अब इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये इसको हमेशा क्या करेगा, यूनिकास्ट, क्योंकि इसको पता है कि मैक एड्रेस जिसका ए है वो मेरी किस पोर्ट पे मौजूद है, पोर्ट नंबर 1 पे। तो ये सिर्फ इस वक्त जो कॉपी बनाएगा वो एक कॉपी बनाएगा, और वो एक कॉपी बना के किस पे भेजेगा, पोर्ट नंबर 1 पे, सही है। तो पहली दफा में क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद हमेशा क्या होगा, उसके बाद हमेशा क्या होगा, यूनिकास्ट होगा, ठीक है। तो उससे आपकी जो ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम जनरेट हो रहा था आपके अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटी जो कंसर्न था आपके अंदर कि हर दफा हर कॉपी हर किसी को मिल रही थी, वो भी नहीं होगा। आप सिर्फ उसी को कॉपी मिलेगी जिसके लिए वो पैकेट होगा या वो डेटा होगा, ठीक है। अब जब दोबारा से ए भेजेगा एक पैकेट जिसका डेस्टिनेशन क्या होगा, बी, तो इसको पोर्ट नंबर 1 पे मिलेगा, ठीक है, और वो चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन बी कहाँ मौजूद है, 2।
तो ये सेकंड टाइम में क्या करेगा, यूनिकास्ट। तो ये बहुत एफिशिएंट बना देता है आपकी प्रोसेस को, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, दोनों हिसाब से, एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी और ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका जो है स्विच जो है वो मैक एड्रेस टेबल बनाता है, और मैक एड्रेस टेबल पे क्या कर रहा होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं कि ये आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस है हब के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने और मज़ीद चीज़ें नहीं बताई हैं इसमें, क्योंकि हम और चीज़ें पढ़ेंगे फिर आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, तो हम और चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सवाल पूछ लो अगर पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, बिल्कुल क्लियर, कोई ऐसा मसला नहीं है। सवाल पूछने में पता है क्या होता है, सवाल पूछने में जो है दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपका जो है जहन में कोई कन्फ्यूजन होती है वो तो क्लियर होती है, लेकिन अगर वो उसकी वजह से किसी और की भी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है किसी न किसी हवाले से। और दूसरा ये कि अगर उस सवाल में से कोई और चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत पेश आई तो मैं वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ पता है। हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो आप कर लें जो मुझे भी नहीं पता, तो मैं कह दूंगा कि यार मैं देख के बता दूंगा, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल पूछना को मैं हमेशा से क्या करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, ठीक है। उससे मेरी मालूमात में भी क्या होता है, इजाफा होता है। आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे नहीं पता, तो मैं फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि यार ये भी ऐसे किस तरीके से होता है, तो फिर मेरी मालूमात में भी इजाफा होगा, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताई हैं हब और स्विच के बारे में, तो फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं इसकी लैब करवा देता हूँ, है ना। मैं आपको हब और स्विच की एक लैब भी करवा देता हूँ। जी बिल्कुल, स्विच आपस में कनेक्ट होते हैं विद इन द सेम लैन, सही है। अगर आप अपने लैन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपने आज एक ऑफिस है, आपके पास कितने एम्प्लॉई हैं, 16 या 15 या 14 या 10 एम्प्लॉई हैं, और आपका एक छोटा सा ऑफिस है, और कल को अगर ऑफिस आपका इंक्रीज होता है, आपके एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं, आपका बॉस बोलता है यार मैं एक डिपार्टमेंट और बना रहा हूँ, उसमें 10 और एम्प्लॉय को मैं हायर कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, स्विच निकाल के फेंक देंगे और फिर एक 32 पोर्ट का स्विच लाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मजीद एक 16 पोर्ट का स्विच उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और वो जो बाकी जो यूजर्स हैं वो भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो दो स्विचेस को आप आपस में बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा स्विचेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। 10, 15, 20 स्विच जितने भी आप चाहें आप आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लैब करवाऊंगा ना, सही, जब लैब में आपको रिपीट हो जाएगा वो, सही है, वो फिर आपको समझ भी आ जाएगा। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना, मैक एड्रेस टेबल में बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि किस तरीके से मैक सेव हो रहा है उसका, ठीक है। तो वहाँ क्लियर मैं कर दूंगा। अच्छा, स्विचेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास स्विच होता है मैनेजेबल, यार माउस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ रिपीट भी करता रहता हूँ। और एक हमारे पास होता है नॉन मैनेजेबल, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो नॉन मैनेजेबल के अंदर क्या होता है कि आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते उस स्विच के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर 4 पोर्ट का स्विच है तो ये वाली पोर्ट को मैं क्या कर दूँ, ऑफ कर दूँ, और बाकी पोर्ट को ऑन कर दूँ, ठीक है। इस पे कोई लगाए तो ये इस पे कोई कनेक्ट ना हो, मैं इसको ऑफ कर दूँ, मतलब मैनेज कर रहा हूँ ना। इस वाली पोर्ट को मैं क्या कर दूँ, अभी यूज़ नहीं हो रही तो मैं इसको क्या कर दूँ, ऑफ कर दूँ, ठीक है। इसको ऑन कर दूँ, ये सिंपल बता रहा हूँ मैं, वरना कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारी होती है। मैं इस पर वीलैन क्रिएट करूँ, अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है वीलैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे हो रही होती है, मैनेजेबल स्विच के अंदर हो रही होती है,
सही है। लेकिन अगर नॉन मैनेजेबल की बात करूं तो नॉन मैनेजेबल स्विच में आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई कॉन्फ़िगरेशन आप उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने ये है ये काम कर रहा होगा, बस मैक एड्रेस टेबल बनाएगा और उसको भेज रहा होगा। और इसके अलावा उसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें, कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये 100 Mbps की पोर्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी बैंडविड्थ कम करके मैं क्या कर दूँ, 10 MB तक कर दूँ, या मैं इसको हाफ डुप्लेक्स कर दूँ, फुल डुप्लेक्स कर दूँ। मतलब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आप सिर्फ मैनेजेबल स्विच के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मैनेजेबल स्विच के अंदर आप किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं उसको और बाकी काम खुद ही करता है। तो मार्केट में दोनों तरह के स्विच अवेलेबल हैं, मैनेजेबल भी अवेलेबल है और नॉन मैनेजेबल भी है। नॉन मैनेजेबल ज़ाहिर सी बात है सस्ते होते हैं। अगर आप इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 8 पोर्ट का स्विच 1500-2000 रुपये तक का मिल जाता है आपको मार्केट में, नॉन मैनेजेबल। लेकिन अगर मैनेजेबल की बात करें तो मैनेजेबल स्विचेस महंगे होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आपको लाख रुपए, 50,000, अगर यूज़ की भी बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये तक का मिलेगा आपको, सही। यूज स्विचेस, और नए तो फिर महंगे होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं क्लास को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके 2-3 मिनट का या 4 मिनट का कर लें, उसके बाद हम फिर लैब करेंगे इसकी। तो जब तक अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो वो आप फिर पूछ सकते हो 3-4 मिनट के अंदर ना, फिर उसका भी जवाब दे दूंगा मैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, लैब करेंगे हम आपकी और स्विच की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसकी हम लैब करेंगे पैकेट ट्रेसर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ करना मेरे, या देख लेना बाद में कर लेना। ब्रिज का फोर्थ पॉइंट कौन सा था? ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लैंड डिवाइडिंग इनटू द सेगमेंट। तो मैंने बताया तो था कि देखो जब सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, अब सेगमेंट अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो आपकी ब्रॉडकास्ट क्या होगी, पहले क्या हो रहा था, इसी में समझा देता हूँ। पहले क्या हो रहा था कि ब्रॉडकास्ट, अगर आपकी बात करूं तो ब्रॉडकास्ट यहाँ से यहाँ तक भी जा रही थी, सब जगह जा रही थी ना। लेकिन अगर मैं इसको मैंने क्या कर दिया, सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, 2 सेगमेंट में। अब क्या होगा, अब ये स्विच नहीं है, ब्रिज है, सही है। तो अब क्या होगा, अब स्विच, इसमें 2 पोर्ट थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपकी ब्रॉडकास्ट इस हिस्से में रहेगी हमेशा, इस हिस्से में नहीं जाएगी, और यहाँ की ब्रॉडकास्ट यहाँ रहेगी। इसको पता है कि इस पोर्ट के ऊपर ये सारे पीसेस कनेक्ट हैं, अगर वो यहाँ से यहाँ भेजेगा तो वो क्या करेगा, इसको इस वाले हिस्से में फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। तो वही बात है कि इससे रिड्यूस आपकी क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट रिड्यूस होगी, तो आपके लैंड की जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस कम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये लैंड डिवाइडिंग इनटू 2 सेगमेंट, ठीक है। तो समझें कि आपको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। इसको पता है कि यहाँ वाला जो सेगमेंट है मेरा, ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट के ऊपर मेरे पास फॉर एग्जांपल जो भी मैक कनेक्टेड है वो ए है, बी है, सी है, ठीक है। और इस वाले पे जो सेगमेंट है इस पे कौन कौन से कनेक्टिंग है, डी, ई और क्या है, एफ है। तो अब अगर डी को एफ से बात करनी है तो वो उसकी ब्रॉडकास्ट आपके इस वाले सेगमेंट तक नहीं जाएगी। बस ये फर्क है कि इसमें ये मैक एड्रेस क्या बना रहा है, हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग मैक एड्रेस बना रहा है, ठीक है। तो अगर डी को एफ से बात करनी है तो वो उसके लिए ब्रॉडकास्ट आपकी ये वाली सेगमेंट में नहीं जाएगी, सिर्फ ये फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब हाँ बी को अगर डी से बात करनी होगी तो फिर ऑब्वियसली फिर यहाँ से ब्रॉडकास्ट आपकी जाएगी। लेकिन देखो फिर भी आपका जो सेगमेंट के हिसाब से अगर देखें तो आपकी ब्रॉडकास्ट रिड्यूस तो हो रही है ना, कि आपने पोर्शन बना दिया, डिवाइड कर दिया अपने लैन को, ठीक है।
लोग जो है वो लैब कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लैब करवा दूंगा आपकी। इसका मैं आईपी लिख देता हूँ, सही है। आईपी एड्रेस 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। आ गई स्क्रीन, आ गई? इसकी क्यों नहीं आई? अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गया। सही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई आपको दो एड्रेसेस चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कि मैक एड्रेस चाहिए होता है और एक आपको क्या चाहिए होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक एड्रेस तो बिल्ट इन होता है तो वो तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आईपी एड्रेस लॉजिकल उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आईपीज़ दे दूंगा पीसी में जाके। आप किस तरह आईपी देंगे, पीसी को यहाँ से ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये टैब हैं सारे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहली आईपी क्या दे देंगे, 10.0.0.1, ठीक है। दूसरे की आईपी आप दे देंगे इसी तरीके से 10.0.0.2। थर्ड की आईपी क्या दे देंगे आप, 10.0.0.3 एंड 10.0.0.4। ठीक है, ये मेरा है PC1, PC2, PC3, PC4। ठीक है, और अगर इसका आपको मैक एड्रेस पीसी का पता करना हो कि किस तरीके से मैक एड्रेस, क्या मैक एड्रेस है, तो आप क्या करें कि आप इसी में देखो, फोर्थ में जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप टाइप करो IP config, सही है, /all। IP config /all की एक कमांड होती है, सही है। ये आप टाइप करो तो यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस दिख जाएगा पीसी का। ये फिजिकल एड्रेस है इसका। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉपी करके PC1 का लिख दिया फिजिकल एड्रेस, ये है IP config /all। PC2 का फिजिकल एड्रेस आपका PC3 का भी लिख देते हैं।
config/all। ठीक है भाई, मैंने पीसी 1 2 3 4 4 पीसीज लिए हैं, उसका एक नेटवर्क बनाया है मैंने, उसको एक हब के साथ कनेक्ट किया है, PC1 को, PC2 को, PC3 और PC4 को। PC1 का मेरा IP एड्रेस है 10.0.0.1, इसी तरीके से PC2 का 2 है, PC3 का मैंने 10.0.0.3 दिया है और PC4 का 10.0.0.4। और चारों पीसीज के मैंने मैक एड्रेसेस भी इसमें से कलेक्ट करके इनके साथ ही लिख दिए, ताकि आपको पता लगे कि भाई PC1 का मैक एड्रेस क्या है, PC2 का क्या है, 3 का क्या है और 4 का क्या है। अब मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ किसके बीच, PC1 एंड PC2। ठीक है, किसके बीच स्टार्ट कर रहा हूँ, PC1 एंड PC2। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, पिंग करके देख लेता हूँ सिंपल। ठीक है, कि मैं इसको क्या करूँगा, पहले सिमुलेशन मोड पे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पैकेट की आपको ट्रैवलिंग देखनी है कि स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपको पैकेट ट्रेसर आपको मतलब ये फैसिलिटी देता है कि आप सिमुलेशन मोड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको नज़र आएगा बाकायदा पैकेट जाता हुआ कि पैकेट का बिहेवियर क्या है और वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है PC1 से PC2 के बीच। ठीक है, तो मैंने इसको पहले क्या, यहाँ नीचे बॉटम पे देखोगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपके दो मोड आ रहा है, रियल मोड एंड सिमुलेशन मोड। तो मैंने इसको सिमुलेशन मोड पे करके और फिर PC1 को मैंने खोला और यहाँ पे मैंने क्या किया, पिंग चला दिया। पिंग मैं किसको कर रहा हूँ, PC1 पे हूँ तो मैं पिंग किसको कर रहा हूँ, PC2 को। तो PC2 का IP एड्रेस क्या है, 10.0.0.2। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक काम और करो कि यहाँ पे फिल्टर नज़र आ रहा है, एडिट फिल्टर। ठीक है, तो शो ऑल और नन का एक बटन नज़र आ रहा होगा आपको, इसको क्लिक करके सारे प्रोटोकॉल यहाँ से हटा दो। ठीक है, और सिर्फ एक प्रोटोकॉल आप छोड़ दो, एक प्रोटोकॉल आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से, कौन सा प्रोटोकॉल, ICMP। अभी आप लोगों ने ICMP पढ़ा नहीं है। ठीक है, बहरहाल आप क्या सेलेक्ट कर लो, ICMP। जब हम पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में पता लगेगा, अभी सिर्फ आप सेलेक्ट कर लो ICMP। ठीक है, ICMP प्रोटोकॉल असल में यूटिलिटी होती है, जो पिंग यूज़ कर रहे हैं ना हम, ये ICMP प्रोटोकॉल के अंदर आती है। तो हम इसको बाद में देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, ये पिंग विंग सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम सिर्फ हब का बिहेवियर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से नीचे प्रोटोकॉल में आके नन करके सिर्फ ICMP सेलेक्ट कर लिया एडिट फिल्टर में जाके। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर किया, पिंग चला के देख लेता हूँ, किसको पिंग करता हूँ, 10.0.0.2 को। जैसे ही मैंने इसको पिंग किया 10.0.0.2, तो यहाँ से एक पैकेट जनरेट हो गया। ठीक है, ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, हब के पास जाएगा। ठीक है, इस पैकेट को अगर मैं यहाँ से खोल के दिखाऊं तुम लोगों को मैग्नीफायर में, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, IP हेडर सोर्स क्या है, IP 10.1.1 और डेस्टिनेशन क्या है 10.0.0.2। ठीक है, अब ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या है, ये इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सोर्स क्या है 1 और डेस्टिनेशन क्या है 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जब हब के पास आएगा तो हब क्या करेगा, हब के पास आ गया। अब हब का मैंने आपको बताया था कि हब क्या करता है, जिस पोर्ट से रिसीव होता है उसको छोड़ के बाकी सब पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये PC2 को तो जाएगा, ये PC3 को भी जाएगा और PC4 को भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने क्या किया, 3 कॉपीज बनाई और तीनों पोर्ट पे भेज दी। अगर यहाँ पे 10 पीसेस कनेक्टेड होते तो वो 10 कॉपी बनाता,
और 10 की 10 को भेज देता। लेकिन चूंकि ये डेस्टिनेशन किसके लिए था, 10.2 के लिए, तो 10.2 ने इसको चेक किया हुआ ये मेरे लिए, तो उसने एक्सेप्ट किया, बाकी सब ने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने रिसीव कर लिया इसको। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करेगा, इसका रिप्लाई करेगा किसको, यहाँ पे देख लेते हैं कि जब रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे रिप्लाई किया, रिप्लाई जब इसने किया तो देखो अब सोर्स क्या हो गया आपका 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन क्या हो गया 10.0.0.1। ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। भाई कोई रिप्लाई अप्लाई भी कर दिया करो यार, ताकि मुझे पता लगे कि तुम लोग जाग रहे हो, वरना तो मुझे लग रहा है खाली स्क्रीन को पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, या तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं चला गया, क्योंकि मेरी कोशिश तो यही थी कि यार तुम लोगों को समझाऊं, वरना मैं तो खाली वैसे भी दिखा सकता हूं आपको। अब देखो जब ये PC2 रिप्लाई करेगा तो भी ये क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी पोर्ट पे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, तो सबको कॉपीज मिलेंगी 3। ठीक है, तो इसने क्या किया, PC2 ने जब रिप्लाई किया तो भी इसने क्या किया, 3 कॉपीज बनाई और सब पे भेज दी। ठीक है, अब PC1 को भी मिल गई, बाकियों को भी मिल गई। अब वहां से क्या हुआ, जब PC1 दोबारा से भेजेगा तो भी वो क्या कर रहा है, 3 कॉपीज बना रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, 3 कॉपीज बना रहा है, और उसने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। जब PC2 ने दोबारा से उसको PC1 को भेजा तो भी उसने 3 कॉपीज बनाई और आगे फॉरवर्ड कर दी। तो वो जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि हब किस तरीके से काम करता है, वो मैंने आपको यहाँ लैब में लाइव दिखा भी दिया करके कि ये हब क्या कर रहा होता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, यूनिकास्ट पे काम नहीं करता, क्योंकि ये अपने पास कोई टेबल वेबल नहीं बनाता मैक एड्रेस। समझ आया सबको? सिर्फ 2-3 का रिप्लाई आता है, बाकी तो मुझे लग रहा है कि वो सो रहे हैं शायद। अब अगर हब का समझ आ गया तो फिर हम स्विच का देखते हैं, सही है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़्यादातर जो ताल्लुक पड़ेगा वो स्विच से पड़ेगा, तो हम फिर उसके जो है फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अदर पीसी डिस्कार्ड इसलिए कर रहे हैं मेरे दोस्त कि वो पैकेट उनके लिए है ही नहीं। देखो हर पैकेट जब जाता है तो उसमें क्या होती है, डेस्टिनेशन होती है। आप एक एनवेलप किसी को भेजते हो ना, तो वो एनवेलप के अंदर क्या लिखा होता है, टू लिखा होता है और फ्रॉम लिखा हुआ होता है। तो फ्रॉम क्या होता है, सोर्स होता है, और टू क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो टू के अंदर क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो जब वो एड्रेस लेके आपके घर पे कोई पोस्टमैन आता है तो वो आपसे पूछता है कि भाई ये आपके लिए एनवेलप आया है, ये आपका एड्रेस है, तो आप वहाँ पे क्या कर देते हैं उसको, पोस्टमैन को। अगर वो एड्रेस आपके लिए होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वरना आप उसको कह देते हैं कि नहीं यार ये एड्रेस मेरा नहीं है। आप उसको इन ए सेंस क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं कि भाई ये एड्रेस है ही नहीं, आप गलत जगह लेके आ गए हो। ठीक है, तो आप इस एड्रेस पे जाओ जिस एड्रेस का है। तो पीसी तो ये नहीं कर सकता ना, पीसी सिर्फ क्या कर सकता है, डिस्कार्ड। तो जब यहाँ से ये पैकेट चला होगा, ठीक है, जब ये पैकेट चला है किसका, अब ये पैकेट है, ठीक है, जो कि यहां से चला है, ठीक है, और इसकी सोर्स ये और डेस्टिनेशन क्या है, ये है PC2। लेकिन चूंकि हब जो है हमेशा क्या करता है, उसकी कॉपी बनाता है और सब पे भेज देता है, तो वो सबके पास जा रही है उसकी एक एक कॉपी। तो इस PC2 के पास तो गई भी, लेकिन PC4 के पास भी गई और 3 के पास भी गई, लेकिन उस पैकेट के अंदर एड्रेस उनका नहीं था। देखो पैकेट को खोल के दिखाया भी ना मैंने आपको, यहाँ पे पैकेट को खोल के मैंने दिखाया है ना कि यहाँ पे देखो सोर्स क्या है 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन क्या है 10.0.0.2। तो जब ये इसको 0.2 पे आएगा तो वो जब 3 पे भी जाएगा तो वहां भी डेस्टिनेशन क्या आ रही होगी, देखो 3 वाले पे क्या आ रही है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, जो डिस्कार्ड किया है यहाँ पे क्या आ रही है, इस पे भी डेस्टिनेशन क्या आ रही होगी,
टू आ रही होगी, तो जब ये देखेगा कि डॉट टू है तो उसका तो एड्रेस है ही नहीं, तो फिर उसने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड ही करना है, या उसको डिस्कार्ड करना है या डिलीट कर देना, अपने पास उसको रिसीव कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पीसी की डिफॉल्ट बनाया इसी तरीके से गया है कि वो एड्रेस देखता है, वो एड्रेस उसका होगा तो रिसीव करेगा, वो एड्रेस उसका नहीं होगा तो वो रिसीव नहीं करेगा। अब ये ह्यूमन तो है नहीं कि हम देखते हैं यार कि भाई पैकेट के अंदर क्या है, कोई माल वाला है तो हम कह देंगे नहीं यार हमारा है, हम झूठ बोल देते हैं ना बाज दफा, सही है। लेकिन ये पीसी जेंटलमैन पीसी होते हैं, सही है, ये हमेशा उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा अगर इसके लिए वो पैकेट नहीं होगा तो। डिवाइसेस के नेम तो कॉल कर रहा हूँ मैंने, डिवाइसेस के नेम लिखे हुए PC1, PC2, PC3, PC4, और ये जो है ये हब है, ये क्या है, हब है, हब लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो वो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया। और कोई क्वेश्चन है आपको, क्लियर हो गया अपना असद साहब, असद अकरम साहब? यार देखो ये पीसी, अब यहाँ जो पीसी है ना ये हैकर का पीसी है, अब ये नॉर्मल पीसी नहीं है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक हैकर बैठा हुआ है जो कि पैकेट को क्या कर रहा है, स्निफ कर रहा है, सही है। अब वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, हैकर अगर बैठा हुआ है तो उसके पास कोई ऐसी यूटिलिटी होगी कि वो जितने भी पैकेट आ रहा है वो उनको जमा करता जा रहा है। अब हर पैकेट के अंदर डेटा भी होगा, सही है, जब वो डेटा होगा उसके अंदर तो वो उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेगा वहां से डेटा को, क्योंकि उसको तो हर दफा कॉपी मिल रही है ना। अब ये जो कम्युनिकेशन PC1 और PC2 की हो रही है, ये फॉर एग्जांपल मैनेजर और CEO की कम्युनिकेशन हो रही है, और ये ईमेल आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे अब ये यहाँ पे अभी तो हमने नॉर्मल पीसी देखा ना जो काम कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल पीसी की जगह एक हैकर ने क्या किया, अपना पीसी कनेक्ट कर दिया और उसने एक यूटिलिटी इंस्टॉल कर ली कि जितने भी पैकेट उसको रिसीव हो रहे हैं वो इसको क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, सही है। डिस्कार्ड तो वो करेगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन वो अपने पास क्या करता जा रहा है, डंप करता जा रहा है, और वो डंप पैकेट से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका वो हैक नहीं कर सकता, वो डेटा को स्निफ कर सकता है और डेटा की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हैकर, मैंने ये बताया था सिक्योरिटी की वजह से कि आपका डेटा क्या हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। भाई एक डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी ब्रीच हो रही है ना, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जो कि उसके लिए थी नहीं वो भी उसको रिसीव हो रही है। तो वहां पे अगर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसका काम ही जो है क्या हो, पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी की लेना हो, तो वो तो सारा दिन बैठ के सारा डेटा इकट्ठा करता रहेगा, उसको पता लगेगा सारी क्या जो है वो डिसीजन हुए हैं कंपनी में, कंपनी का फाइनेंस क्या चल रहा है, वो तो सारी चीज़ें उसको मिलती रहेंगी वहाँ पे। और उससे जो है वो फिर तो जब डेटा आ जाएगा तो फिर आप तो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो हैकर एक्चुअली आपका हैकर एक काम थोड़ी करता है, हैकिंग करने के भी 10 4 5 मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि सिर्फ कंपनी का डेटा क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए। ठीक है, उसके लिए लोग जो है कंपेटिटर कंपनीज होती हैं तो वो हैकर ये काम कर रहे होते हैं कि भाई इसका कंपनी का डेटा दो ताकि हम इनके गोल्स और इनकी प्लान्स को हम क्या कर सकें, मार्केट में लाने से पहले ही हम क्या करें, उसको मार्केट में ले आए। उनके उनकी उनकी प्लान्स को क्या करना, चोरी करना। ठीक है, एक हैकर का काम ये होता है कि मैं बोलूं कि यार इनके नेटवर्क को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, समझ लो। मतलब मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी है दराज.com फॉर एग्जांपल, और दराज.com जो है वो अब एक ईद पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक सेल लेके आ रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्रैंड सेल लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं डिस्काउंटेड दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा
तो मेरी सेल बढ़ेगी ना बहुत सारी। अब मेरी एक और कंपेटिटर कंपनी है जो चाहती है कि मेरी जो है वो नेटवर्क क्या हो जाए, डाउन हो जाए उस 3 दिन के दौरान जिस वक्त वो मैं सेल ऑफर करूं। तो उसने हैकर को एक टास्क दिया कि भाई क्या करो, इन 3 दिन तक इनके सर्वर को जो है डॉस अटैक या डीडॉस अटैक करो और इनके सर्वर्स को क्या कर दो, डाउन कर दो, इनके नेटवर्क को बैठा दो, ताकि लोग जब इनके नेटवर्क पे जाएं तो उनको सर्विसेज क्या मिले, मिले ही ना सर्विसेज। सही है, उनका नेटवर्क डाउन आ रहा हो, वो एक्सेस ही नहीं करें वेबसाइट की, जब एक्सेस ही नहीं करेंगे तो उनकी सेल भी नहीं होगी। समझ लो, तो जब नहीं होगी तो फिर लोग उसके ऑल्टरनेट पे जाएंगे। तो बहुत सारे मकसद होते हैं अपने काम को या अपने गोल को अचीव करने के। तो हैकर का एक काम नहीं होता, हैकर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। फाइनेंशियली हो सकता है कि वो उनके जो है वो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेके उनको जो है फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहें और उस सारी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो उनकी हैक करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, मकसद क्या होता है, पैसा भी होता है, एक्चुअली मकसद तो पैसा ही होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। और कोई सवाल है इसमें? यार सईद अहमद, कॉन्फ़िगरेशन नेम मेंशन किस चीज में करूं मैं? समझ नहीं आया यार, थोड़ा सा एलोबरेट करो सवाल। किस चीज की कॉन्फ़िगरेशन नेम मेंशन करूं मैं? खैर है ना यार, सब कुछ जागे हैं शायद, अब कुछ लग रहा है। क्लियर है असद साहब आपको? गुड। 1 घंटा यार हम लोगों का सिर्फ इसी पे निकल गया। ठीक है, चले अब हम क्या कर रहे हैं इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह में एक क्या लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से नीचे टैब से एक स्विच लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आप अलग से टोपोलॉजी बना लेना। देखो यहाँ पे पोर्ट्स आ गई बहुत सारी। पोर्ट नंबर 1 से मैंने इसको लगा दिया, पोर्ट नंबर 2 से इसको कनेक्ट कर दिया, पोर्ट नंबर 3 से इसको कनेक्ट कर दिया, पोर्ट नंबर 4 से इसको कनेक्ट कर दिया। और ये हब को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, स्विच। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो है आपके स्विच जो है 2 टाइप के होते हैं, मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। तो ये जो स्विच मैंने लगाया है ये सिस्को का स्विच है 2960। सही है, कौन सा स्विच है, 2960। अच्छा, दूसरी ख़ास चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, इस तरीके से आपके स्विचेस और राउटर्स जो होते हैं उसके अंदर भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है,
तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जाहिर सी बात है लोड होगा और वो सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर आती हैं। तो मैनेजेबल स्विच को आपने एक्सेस लेना है। एक्सेस देना है मतलब कि उसमें आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि इसने कौन कौन सी पोर्ट पे लगाया हुआ है, पोर्ट F1, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये 4 पोर्ट पे कनेक्टेड है, F1, F3 गलत कर दी मैंने, इसको F2 पे कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। ये F3 और ये F4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, F1 पे आपका PC कनेक्टेड है, कौन सा वाला, PC1। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, पोर्ट F1 से। F2 से आपका PC कनेक्टेड है, PC2। F3 से आपका कनेक्टेड है, PC3। और F4 से आपका कनेक्टेड है, PC4। ठीक है, अब ये इस स्विच के अंदर मैंने आपको बताया ये कौन सा स्विच है, मैनेजेबल स्विच है। मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। सिस्को का स्विच है ये, इसका मॉडल है 2960। ठीक है, अब मैं इसको मैनेज कैसे करूं, ठीक है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे इसका एक्सेस चाहिए होगा। अब इसका एक्सेस लेने के 2 तरीके हैं, एक फिजिकल और एक क्या है, रिमोट। फिजिकल का मतलब क्या है कि ये स्विच मेरे सामने पड़ा हुआ है फिजिकली और मैं उसको एक्सेस लेना चाह रहा हूं। और रिमोट का मतलब क्या है कि स्विच मेरे पास मौजूद नहीं है, किसी रिमोट लोकेशन पे मौजूद है, तो मुझे उसका एक्सेस लेना हो तो मैं कैसे लूंगा। तो ये वाली चीज हम बाद में करेंगे, ये एडवांस चीज है थोड़ी सी। ठीक है, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। और ये जो है फिजिकल एक्सेस लेने का तरीका क्या है कि आप या तो इसके साथ एक पीसी कनेक्ट करें और, ठीक है, और उस पर एक्सेस ले लें, या फिर पैकेट ट्रेसर आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्ट भी एक्सेस ले सकते हैं, सिर्फ पैकेट ट्रेसर में होता है वो। ठीक है, वो कैसे लेंगे कि आप इस स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास देखो टैब आ रहा है, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड कमांड लाइन इंटरफेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ठीक है, तो जो चीज़ अभी समझ नहीं भी आए तो उसकी टेंशन नहीं है, जब वो वक्त आएगा तो मैं समझा दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। देखो इसमें वर्जन आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का 12.1, सही है, और ये देखो इसमें इसका मॉडल आ रहा है 2960, ये C2960, ये सिस्को का iOS चल रहा होता है इसके अंदर, सही है, सिस्को कंपनी का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास स्विच का एक्सेस आ गया जिसमें लिखा हुआ आ रहा है स्विच। ठीक है, या मैं अभी इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं बताता है ना, मैं सिर्फ स्विच की फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फिर मोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कैसे एक्सेस करना है, इसमें प्रिविलेज मोड होता है, ठीक है, एक्सेस मोड होता है, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली दफ़ा में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 मैं प्रोटोकॉल ले लेता हूँ, ICMP एंड R। ठीक है, ICMP एंड R। तो यहाँ से अब मैंने पैकेट बनाया और मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, पिंग करवा रहा हूँ, किसको, 10.0.0.2। वही काम कर रहा हूँ कि PC1 जो है पिंग कर रहा है किसको, PC2 को,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में आके पिंग लिखा 10.0.0.2 और मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है। तो जब एंटर किया तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड किया जब इसको, तो देखो पहली दफ़ा जब F01 पे आया होगा, तो F01 पे जब आया होगा तो इसने क्या किया होगा, एक मैक एड्रेस टेबल बनाया होगा। तो मैक एड्रेस टेबल तो दिखाना पड़ेगा ना इनको, तो मैक एड्रेस टेबल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। स्विच के ऊपर आके आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं, स्विच पे आप आके क्या लिखेंगे, यहाँ पे कमांड इनेबल और यहाँ पे लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस टेबल देख सकते हैं स्विच का। देखो तो जैसे ही मैंने इसको मैक एड्रेस टेबल की कमांड लिखी, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, आप किस पे गए, स्विच पे आए, यहाँ पे आप फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस पे आपने आके लिखा है यहाँ पे इनेबल। ठीक है, आप प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए, यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। जब आपने शो मैक एड्रेस टेबल किया तो इसने आपको एक मैक एड्रेस टेबल बना दिया, दिखा दिया। उस मैक एड्रेस टेबल में एक ही एंट्री हुई है इस वक्त, वो एंट्री क्या है, क्योंकि इसको अभी एक पैकेट मिला है, फौरन पैकेट मिला है पोर्ट नंबर 01 पे। तो पैकेट मिला है, उस पैकेट के अंदर सोर्स क्या था, 246C। देखो ये वाला सोर्स था, कौन सा, 246C, ये क्या है, सोर्स। तो ये वाले मैक एड्रेस को इसने क्या किया है, अपने पास एंट्री कर लिया। देखो मैग्नीफाई करके दिखाता हूं मैं, देखो पोर्ट नंबर 1 पे F01 पे कौन सा मैक एड्रेस मौजूद है, 246C, मैक एड्रेस टेबल में इसने बनाया। ठीक है, बाकी पोर्ट का नहीं पता इसको। तो अब डेस्टिनेशन क्या है, PC2, डेस्टिनेशन क्या है, PC2। तो PC2 का डेस्टिनेशन में क्या आएगा, मैक एड्रेस इसका 6031। तो 6031 के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहली दफा में मैंने बताया कि जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारी पोर्ट पे क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। तो पहली दफा में तो वो फंक्शन कौन सा कर रहा है, हब वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किसका, डेस्टिनेशन का। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया सब पे। देखो PC3 के पास भी गया, PC4 के पास भी गया और PC2 के पास भी आया। लेकिन PC2 के पास जब आया तो PC2 ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो PC2 क्या करेगा, रिप्लाई करेगा किसको, PC1 को। तो जब वो रिप्लाई करेगा तो पैकेट जब आएगा F02 पे तो वो एक एंट्री डालेगा किसकी, मैक एड्रेस की एंट्री डालेगा F02 पे। ठीक है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये चीज आप लोगों को समझ नहीं भी आ रही हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हम लोग चीजें बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीजें। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि पहली दफा में स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, लेकिन दूसरी दफा में चूंकि उसको पता लग चुका है, इसके मैक एड्रेस टेबल में देखो यहाँ पे एंट्री आ चुकी है कि पोर्ट नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ है, एक PC बैठा हुआ है जिसका मैक एड्रेस क्या है, 246C। तो जब अब ये जो PC2 रिप्लाई करेगा तो उसको पता होगा कि 246C कौन सी पोर्ट पे है। तो अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको फॉरवर्ड करता हूं। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये PC2 जब भेजेगा पैकेट को तो F02 पे रिसीव होगा, तो ये एक एंट्री और डालेगा अपने मैक एड्रेस टेबल में। वो एंट्री किस चीज की होगी, पोर्ट 2 पे कौन सा मैक एड्रेस मौजूद है। ठीक है, तो अभी तक देखो इसके पास कोई एंट्री नहीं आई है, मैं दोबारा से लिखा आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक पोर्ट की एंट्री है। लेकिन जैसे ही इसको PC2 से पोर्ट मिलेगी, डेटा मिलेगा, जैसे ही देखो उसके बाद डेटा आया, ये इसने फौरन अपने पास एक एंट्री और डाल ली होगी F02 की भी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल करूंगा तो देखो दोनों पोर्ट का इसको पता लग गया कि F01 पे कौन बैठा हुआ है और F02 पे कौन बैठा हुआ है। तो अब इसको F01 का पता है, तो अब ये क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। देखो अब ये क्या कर रहा है, यूनिकास्ट कर रहा है, अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। अब इन दोनों की जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या हो रही है, यूनिकास्ट हो रही है। ठीक है, अब जो डेटा है वो PC3 और PC4 के पास नहीं जा रहा, अब सिर्फ क्या हो रहा है, यूनिकास्ट। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्विच ने एक मैक एड्रेस टेबल बनाया हुआ है और उस मैक एड्रेस टेबल में स्विच को पता है यहाँ
यहाँ पे देखो स्विच को पता है कि F01 पे कौन है और F02 पे कौन है, तो वो सिर्फ उन्हीं दोनों को भेजेगा, बाकियों को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस इन शॉर्ट में दोबारा से बताऊं कि हब जो है वो हमेशा क्या कर रहा होता है, ब्रॉडकास्ट, जबकि स्विच क्या करता है फर्स्ट टाइम में, जब तक उसको मैक एड्रेस टेबल में एंट्री नहीं होती वो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो हमेशा क्या कर रहा होता है, यूनिकास्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आप ये लैब करो तो आप इसको खुद वेरीफाई करना, अच्छे से लैब करना, और अगर मैक एड्रेस टेबल को क्लियर करना चाहो तो उसकी कमांड होती है क्लियर मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, मैक एड्रेस टेबल क्लियर हो जाता है, तो वो फिर ब्रॉडकास्ट करेगा फर्स्ट टाइम में, फिर दूसरी दफ़ा क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, तो ये लैब आप लोगों को हो सकता है बहुत सौ को समझ नहीं आई हो, ये लग रहा हो कि यार ये पता नहीं क्या करवा दिया सर ने, ये क्या हो रहा है अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो टेंशन नहीं लेना दोस्त। ठीक है, अब जब नेटवर्किंग की दुनिया में आ गए हो तो हिम्मत रखना। ठीक है, जो बिल्कुल मेरे दोस्त जिनको कुछ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की अगर हिम्मत रही है आप लोगों की, तो मैं आप लोग को बहुत डेप्थ में इंशाल्लाह करवाऊंगा चीज़ें, ताकि बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा देते हैं, अंदर की फंक्शनैलिटी का पता ही नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बनाऊं, क्योंकि CCNA के लेवल पे ये इस कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो फिर आगे आप लोगों को मुश्किल होगी। ठीक है, तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको हब का और स्विच का बहुत जो मेन डिफरेंस था वो आपको बताया कि हब क्या था, आपका डम डिवाइस थी, हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा था, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रहा था, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था, मेरे पास एक मसला था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्विच की बात करूं तो स्विच मेरा क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि मैक एड्रेस टेबल बनाता है, मैक एड्रेस टेबल में इसको पता होता है इसकी कौन सी पोर्ट पे कौन सा मैक कनेक्ट हुआ हुआ है, उसके हिसाब से ये क्या कर रहा होता है, यूनिकास्ट कर रहा होता है। यूनिकास्ट की वजह से मेरी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं होती, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं होती, जो कि हब में हो रही थी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, मेरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होती है, तो बाकियों को भी वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जो कि हब में बाय डिफ़ॉल्ट सारे रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने लैब की है, ये लैब खुद कर लेना ताकि और चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो जाएं। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन? मैं लैब को बंद कर दूं फिर? चलें, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नो सर, कंटिन्यू। नहीं, केबलिंग तो आगे आएगी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें इनकी मौजूद हैं अभी कॉन्सेप्ट में, अगर नहीं बनेंगे तो फिर ये समझ नहीं आएगा ना, कॉन्सेप्ट बनाने ज़रूरी है। क्लियर है लैब, सबको क्लियर है, गुड, अच्छी बात है यार, क्लियर है सबको। तो ये वही चीज़ है लैब के इस तरीके से ये क्या कर रहा है, आपका स्विच जो है आपका क्या कर रहा है, अब ये लेयर 2 डिवाइस क्या है ये हम बाद में देखेंगे, सब हम OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, लर्न मैक एड्रेसेस लर्न करता है और इसको हर पोर्ट के साथ क्या कर देता है, अटैच कर देता है मैक एड्रेस टेबल में। ठीक है, 100% बैंडविड्थ अवेलेबल टू ईच स्विच पोर्ट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। एवरी स्विच पोर्ट कैन सेंड रिसीव साइमल्टेनियसली, तो क्योंकि फुल डुप्लेक्स होता है तो सेंड और रिसीव दोनों एक साथ हो सकता है, मतलब फुल डुप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स पे काम करता है ये, ठीक है। होस्ट टू स्विच, स्विच टू होस्ट कम्युनिकेशन क्रिएट्स फुल डुप्लेक्स लिंक, ठीक है। स्विच यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड ट्रैफिक विद इन द सिंगल नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको कोई इशू नहीं है। मैक एड्रेस टेबल बनाएगा, उसका पूरी एंट्री रख रहा होता है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन इंटेलिजेंटली कर रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास चीज़ आती है राउटर, नेटवर्क राउटर, ठीक है। राउटर हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, दो लैन्स को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? दो लैन को। एक लैन है मेरे पास लैन ए और एक है लैन बी, और मैं चाहता हूं कि यार ये दोनों लैन आपस में कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? राउटर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? राउटर। तो राउटर का जो बेसिक फंक्शन है या मेन फंक्शन है वो क्या है? उसमें से एक क्या है कि ये क्या करता है, दो लाइंस को आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, सही, पॉसिबल करवाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा राउटर का एक और काम भी है। वो काम क्या है? जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डेटा। बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डेटा। अब देखो एक टोपोलॉजी बनाता हूं मैं, यहां बना देता हूं। एक राउटर ये कनेक्ट है, इसके साथ एक लैन कनेक्ट है मेरा, इसके साथ मेरे पास एक और लाइन कनेक्ट है, लैन बी, लैन सी। आपकी इंटरनेट, अगर हम मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे आपके बहुत सारे राउटर्स लगे होंगे, बहुत से लोगों का लैन होगा। मेरी अपनी कंपनी का लैन है और बहुत सी कंपनीज हैं, उन्होंने लैन लिया हुए हैं, वो लैन बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर फेसबुक को एक्सेस करना है तो फेसबुक का भी अपना एक अंदर लैन होगा जिसमें फेसबुक ने अपने सर्वर्स लगाए हुए होंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया, बीच में आपके राउटर्स कनेक्टेड हैं जो तमाम लैन्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो लैन्स को कनेक्ट कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन वो बेस्ट पाथ को भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर एक सोर्स मेरी क्या है, मेरा नेटवर्क है और डेस्टिनेशन क्या है, फेसबुक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, facebook.com ब्राउजर पे जाता हूँ, वहां लिखता हूँ facebook.com। अब facebook.com तक जाने में अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि 4 रास्ते उसके पास मौजूद हैं, सही है। एक जगह रास्ते में 10 राउटर आ रहे हैं बीच में, एक जगह रास्ते में 5 राउटर आ रहे हैं, एक जगह रास्ते में 6 राउटर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या होगा? तो ये पाथ, बेस्ट पाथ कैलकुलेशन भी कौन कर रहा होता है? आपका राउटर कर रहा होता है। अब आप एक घर से निकलते हैं अपने सुबह ऑफिस जाने के लिए, तो आपके ऑफिस जाने के लाजमी आपके पास जाने के 3 या 4 आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे ऑफिस जाने के। क्या आप ये बोलें कि यार मैं एक जगह से भी जा सकता हूँ, दूसरी जगह से भी, तीसरी चौथी जगह से भी, हो सकता है 2 रास्ते ही हो, 3 हो, 4 हो। तो आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यार मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या होगा कि जिससे मैं जल्दी पहुंच सकूं अपने डेस्टिनेशन पे। समझ रहे हैं बात? तो वो जल्दी पहुंच सकूं अपने डेस्टिनेशन पे, वो क्या है, बेस्ट पाथ। वो बेस्ट पाथ आप किस चीज पर डिसाइड कर रहे होते हैं? आप खुद डिसाइड कर रहे होंगे कि यार ये जो है वो डिस्टेंस कम है ये वाले पाथ में, इस रास्ते में ट्रैफिक मुझे नहीं मिलेगा, इस रास्ते में खड्डे बहुत हैं, इस रास्ते पे रोड नया बना है तो मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा। जो व्हाटएवर जो भी आप जिस चीज पे भी डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक कैलकुलेट करके आप एक बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं और फिर आप उस रास्ते से डेस्टिनेशन तक क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो राउटर भी यही काम करता है, ठीक है। राउटर लैन को तो कनेक्ट करता है, लेकिन वो बेस्ट पाथ भी क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है पैकेट के लिए, कि इस पैकेट को मैं किस रास्ते से भेजूं तो वो जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक है।
किसका काम होता है, आपके राउटर का, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ बेस्ट पाथ फॉर सेंडिंग डेटा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं राउटर की फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं उसकी देखूं कि राउटर किस तरीके से नज़र आता है, तो राउटर जो है अगर आप देखोगे तो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो है वो पोर्ट होती है पावर के लिए, ऑन ऑफ का स्विच होता है। ठीक है, ये आपके पास एक कंसोल पोर्ट होती है। कंसोल पोर्ट मैंने आपको अभी बताया कि आप चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करना है इस राउटर में, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको जो पीसी कनेक्ट करना पड़ेगा वो किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और ऑक्सिलरी पोर्ट भी आपकी इसी काम के लिए यूज होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी आपकी ये ईथरनेट की पोर्ट है, ये ईथरनेट की पोर्ट आपकी किस लिए कनेक्ट होंगी कि इससे आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं, लैन कनेक्ट कर सकते हैं, लैन ए, लैन बी, जितने भी लैन चाहें आप इस ईथरनेट के पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स लगा सकते हैं आप, सीरियल के मॉड्यूल्स वैन कनेक्ट करने के लिए सीरियल के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप मॉड्यूल कनेक्ट करना चाहें वो आप इसके अंदर मॉड्यूल्स स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपके पास अगर मैं इसको खोल के देखूं तो जिस तरीके से आपका सीपीयू होता है, आपने कभी अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर खोला हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक पावर सप्लाई होती है उसके अंदर, ठीक है, फैन होता है, इसके अंदर आपके पास स्लॉट्स होती हैं जिसमें आपकी जो है वो फ्लैश सिम लगी हुई होती हैं, इसके अंदर बायोस होती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर मेमोरी होती है आपकी, मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं, और आपके अंदर एक प्रोसेसर होता है इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर। तो यही ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें आपके राउटर के अंदर होती है। तो राउटर भी आपको सारी चीज़ें आपको, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, डेटा के पैकेट्स की प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। आप उसमें रैम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसकी फ्लैश को जो है वो बढ़ा सकते हैं, फ्लैश क्या होती है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो तकरीबन वही सारी चीज़ें, ये स्लॉट्स हैं, देखो यहाँ पे ये स्लॉट्स हैं, जिस तरह आपके सिस्टम में स्लॉट्स होती हैं कि आप कार्ड वार्ड लगा सकते हैं, तो वो स्लॉट्स आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं मॉड्यूल। ठीक है, SPF अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आपका CPU की तरह होता है। ठीक है, आपके CPU की तरह होता है, तो आप अपने CPU को भी राउटर बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बना सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो आपके CPU को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली आप जब CPU ऑन करते हैं तो आप क्या डायरेक्ट काम शुरू कर देते हैं। CPU के अंदर एक आपके पास क्या चलता है, OS क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं हो तो क्या आप CPU से कोई काम ले सकते हैं अपने, नहीं ले सकते। ऑब्वियसली आप उसके ऊपर लिनक्स चलाएं, आप उसके ऊपर जो है वो विंडोज चलाएं, आप उसके ऊपर या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, जब तक आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे आप उससे कोई फंक्शनैलिटी, आप उससे कोई प्रोसेसिंग या कोई काम या उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से आपके राउटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, iOS। ठीक है, सिस्को का एक ये अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, सिस्को के ऊपर हम बात करें तो ये सिस्को iOS कहलाता है। ठीक है, ये iOS कैसे होता है, कैसे चलता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा था कि इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जिस तरीके से आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, आपके फ़ोन के ऊपर दो तरह के चल रहे होते हैं, सही है, एंड्रॉयड होता है और दूसरा कौन सा होता है, एप्पल के अंदर iOS होता है एप्पल का। ठीक है, तो बगैर iOS के आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से राउटर के अंदर, स्विच के अंदर भी आपके अंदर, जब भी मैंने स्विच बताया ना जो आपको मैनेजेबल स्विच के अंदर, उसके अंदर भी जो है आपका iOS चल रहा होता है, जब भी आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें यही बात की हुई है कि कंप्यूटर विद स्पेशल नेटवर्क सॉफ्टवेयर, तो ये एक लाइक कंप्यूटर ही है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें बना रहा होता है। कि वो अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा होता है, इंटरनल फंक्शन किस तरीके से करता है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी मैंने समझा दिया, ये भी समझा दिया। कनेक्ट टू लैंस, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये आपके टू लैंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, और राउटर सर्व्स एज द गेटवे। गेटवे क्या कि आप देखो, आपका ये घर का नेटवर्क है, आपके अगर घर का नेटवर्क हो तो वहां भी आपको एक राउटर लगा हुआ होता है। वो एक्चुअल राउटर सिस्को का तो नहीं होता,
लेकिन वो एक छोटी सी डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, टीपी लिंक का राउटर या इस तरीके के जो राउटर आते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल राउटर तो नहीं होते, लेकिन उसमें राउटर की एक कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी क्या होती है कि ये कनेक्ट करता है दो लैन को। एक लैन कौन सा है, आपका अपना घर का लैन, और दूसरा लैन क्या है, आपके आईएसपी का लैन, मतलब आपके आईएसपी का नेटवर्क। दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना आपके आईएसपी का नेटवर्क, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, इंटरनेट पे। तो ये एक्चुअली गेटवे, एज अ गेटवे, ये आपका लैपटॉप भी इससे कनेक्ट हो गया, मोबाइल भी इससे कनेक्ट हो गया, प्रिंटर भी इससे कनेक्ट हो गया, आपके जितने फोन हैं घर के वो भी इससे कनेक्ट हो गए। तो ये राउटर एक्चुअली काम क्या कर रहा है, इन सब के लिए ये जो डिवाइसेस है मेरी, इन सब के लिए क्या काम कर रहा है, एज अ गेटवे यूज हो रहा है कि इनका बाहर जाने का रास्ता, इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाने का रास्ता, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये दो मेरे नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है राउटर ने, एक मेरा ये नेटवर्क है ए और ये नेटवर्क है बी। तो जब इस पीसी को, यहाँ पे एक और पीसी कनेक्ट कर लो, इस पीसी को, इस पीसी से अगर कम्युनिकेशन करनी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस पीसी को कम्युनिकेशन करनी है इस पीसी के साथ, तो फिर इसको कहाँ जाना पड़ेगा, इस राउटर के पास जाना पड़ेगा। तो ये राउटर क्या काम कर रहा है, गेटवे काम कर रहा है, एज अ गेटवे किसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है, इस नेटवर्क के लिए भी और इस नेटवर्क के लिए भी, ये एज अ गेटवे काम कर रहा हो, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये राउटर हमेशा क्या काम कर रहा होता है, एज अ गेटवे काम कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे जब मैं और चीजें पढ़ाऊंगा आपको, तो क्योंकि ये तो अभी पॉइंट आया तो उसको बताना जरूरी था। तो आपका जो राउटर है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है कि वहां पे एक क्या होगा, वैन होगा, वैन क्या इंटरनेट है आपका, और उसके साथ आपका राउटर कनेक्ट होता है, और एक आपका कनेक्ट हो जाता है लैन, ठीक है। तो ये बीच में राउटर कनेक्ट होता है। तो ये एक्चुअली होते दो नेटवर्क है, लेकिन ये राउटर लैन को कनेक्ट किससे कर देता है, वैन से, ठीक है। तो वैन से कनेक्ट करने के लिए भी, वैन क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट, उससे कनेक्ट करने के लिए भी आपका क्या यूज हो रहा होता है, राउटर यूज हो रहा होता है। ये सारे राउटर के फंक्शन हैं, राउटर का एक फंक्शन नहीं है, 10,000 फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें से मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी राउटर का हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि राउटर में जब ब्रॉडकास्ट आती है तो वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, तो राउटर पर पोर्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ह्यूमन होता है। तो राउटर से कभी भी ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखा हुआ है कि राउटर जो है डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कभी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। तो यार आज की क्लास इन तीनों डिवाइसेस पे निकल गई, ठीक है, राउटर, स्विच एंड हब। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों फंक्शनैलिटीज इसकी जो बेसिक मैंने बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई मेरे से बताने में कोई कमी रह गई है, ठीक है, कोई पॉइंट अगर मैं भूल गया हूँ तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, कमेंट में बताना चाहो तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाकियों को भी, ठीक है। ऑल क्लियर? यार ये तुम लोग क्लियर क्या मुझसे डर के कहते हो क्लियर है, या मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन, या मैं इतना अच्छा समझा रहा होता हूँ कि तुम लोगों को सारा क्लियर समझ आता है। तो यार थोड़ा सा डाउट है, ये जरा देख लो तुम लोग हैं, क्योंकि ये राउटर पे मैं समझ रहा था शायद सवाल ज़्यादा निकलेंगे तुम लोगों के, क्योंकि बहुत टिपिकल चीज़ है ये पूरे CCNA के अंदर जो है ना। सर कैन वी यूज पैकेट ट्रेसर फॉर रियल स्विच कॉन्फ़िगरेशन? नहीं यार, पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सारी कमांड आपकी रियल स्विच वाली ही चलती हैं उसके अंदर। आपको लगता है ऐसा कि आप रियल स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल स्विच नहीं होता, ठीक है। सिमुलेटर में क्या फ़र्क होता है, सिमुलेटर और रियल में वही फ़र्क होता है कि जब आप जो है वो कमर्शियल पायलट का आप लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको एक सिमुलेशन
बेस सॉफ्टवेयर पे बिठा देता है और आपके एक वो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप एक रियल प्लेन चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली रियल प्लेन नहीं होता, पता है आपका, वो सिर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए बिठाते हैं उस सिमुलेटर पे। तो आपकी सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर वही होती है कि वो वही सारा जो है टेक ऑफ और ये लैंडिंग सारी चीज़ें, लेकिन वो आप क्रैश कर भी दो उसको तो वो क्रैश नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है सिमुलेटर। तो पहले आपको उस पर बिठाते हैं, उस पर तैयारी कराते हैं, फिर वो आपको एक्चुअल प्लेन में बिठाएंगे इंस्ट्रक्टर के साथ, क्या हाँ भाई देख ले अब जो है वो इस तरीके से जहाज होता है, सही है। हाँ, तो बहुत सारे गेम आप देखते हो कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो गेम्स आते हैं वो आप पहन के खेल रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप एक्चुअली उसके अंदर हो, लेकिन वो आप होते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही चलती हैं, लेकिन जो है वो रियल नहीं होते, सही है। रियल अगर आपको करनी है तो फिर आपको रियल स्विच कनेक्ट करके ही करना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा ये होता है ना कि आप 2 4 10 जितने स्विच लगाएं, जितना बड़ा नेटवर्क आप लगाएं, जितने राउटर लगाएं, आप लगाते चले जाएं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल नेटवर्क बनाना चाहें तो फिर आपको जो है वो खर्चा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, फिर वो इतनी सारी डिवाइसेस आपको जमा करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप हब को डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क, मैंने बताया ना, 2 नेटवर्क 2 लैन को कनेक्ट करता है, अगर आपका लैन में हब लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट हब को कनेक्ट कर लें, ठीक है। इवन कि आप जो है एक राउटर के साथ, ये राउटर है, ठीक है, इसके साथ एक डायरेक्ट पीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप जो है एक पीसी कनेक्ट कर लें और यहाँ भी आप क्या कर लें, एक पीसी। तो ये एक लैन है, लेकिन इस पूरे लैन में मेरा क्या है, एक ही पीसी है, और इस लैन में एक पीसी है, तो आप डायरेक्ट पीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपका लैन कितना बड़ा लैन है। हो सकता है उसमें 500 कंप्यूटर हो सकता है 5000 कंप्यूटर हो सकता है उसमें 2 कंप्यूटर हो सकता है उसमें 1 हो सकता है उसमें हब लगाओ। तो लैन में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो राउटर के साथ तो आप सब चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आज का टॉपिक इजी था जी, इजी टॉपिक तो था, आपके लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको इजी लगा तो अच्छी बात है ये, ठीक है। तो कोशिश यही थी कि ये चीज़ें समझ आ जाए आप लोगों को, ताकि हम फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर कोई मुश्किल होगी तो फिर हम में मुश्किल होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो हम क्लास एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास 4-5 मिनट ही बचे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह। बाकी वो आप लोग जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप नेटाकैट पे जो है वो अपना पढ़ते रहें चैप्टर्स, और उसके एग्ज़ाम भी आप लोग कंप्लीट करते रहें साथ साथ। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, मेरे ख्याल से 7-8 चैप्टर एग्ज़ाम हैं, वो भी साथ साथ कंप्लीट करते हैं। और जो 2 सेक्शन में एनरोल हो गए, मैंने उनको पहले ही बताया था कि वो सिर्फ एक सेक्शन का एग्ज़ाम देंगे, सही है। दोनों सेक्शंस के एग्ज़ाम देने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। एक ही सेक्शन का एग्ज़ाम देना, और आप अपनी ईमेल सर को, सर जो ज़ैफ़ा हैं उनको लिखवा देना, ताकि हम फिर उसमें को सॉर्ट आउट करके आपको वहाँ से हटा दें, ठीक है। हाँ यार, वो CCNA की बुक जो थी, मैं अभी तो नहीं है, मैं ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह, उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जल्दी कर दूंगा ये काम भी। सर हब में IP कैसे मिलती है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है? भाई IP का ताल्लुक सिंगल कोलिजन डोमेन से थोड़ी है, कम्युनिकेशन तो हब में भी हो रही थी ना, एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है। तो जब कम्युनिकेट कर रहा था तो IP भी मिल जाएगी, IP मिलने में क्या इशू है, ठीक है। और IP आप किस तरीके से मिलती है वो तो हम बाद में देखेंगे, हमने देखा ही नहीं। IP तो हमने अभी मैनुअल डाली है, IP जो है वो मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक भी देने का तरीका होता है, वो सब तरीके हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सलमान हैदर साहब, क्लियर? एग्ज़ाम ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार? तुम रजिस्टर हो नेटाकैट पे, नहीं हो? अगर रजिस्टर नहीं हो तो फिर नहीं होंगे, और अगर नहीं हो तो फिर ईमेल दे देना सर उज़ैफ़ा को अपनी, सही है। क्यों नहीं हो रहा है? कंप्लीट बात तो क्या करो यार, ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? रजिस्टर्ड नहीं हो, क्या है इशू, क्या इशू आ रहा है? जब सबके हो रहे हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं हो रहा है? अजान स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है।
देख लेते हैं पहले तो। ईमेल बताओ अपनी सही। यार एग्ज़ाम एक्टिवेटेड है आपके भाई, एग्ज़ाम आपके एक्टिवेटेड है, आप जाके चेक तो करो। आप क्विज़ेस चेक कर रहे होगे, आपके एग्ज़ाम एक्टिवेटेड है, मैंने अभी चेक किए हैं, ठीक है, इसमें आपका नाम आ रहा है। आप दोबारा से चेक कर लो, आप गलत चेक कर रहे होगे यार। ठीक है, तो पहले हम क्लास एंड कर देते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट संडे को आपसे मुलाकात होगी 11 बजे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल से लास्ट हमारा रमज़ान होगा इंशाल्लाह, क्योंकि फिर हमारी छुट्टियां हो जाएंगी ईद की शुरू। नहीं, ईद की छुट्टियां ही हैं हमारी। आज 2 तारीख है ना, 9 लास्ट होगा हमारा। उसके बाद फिर हमारी ईद के बाद हम लोग फिर 16 को क्या होगी नहीं होगी वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो क्लास तो हम लोग लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास 11 बजे होगी, वही 11 से जो टाइमिंग है हमारी 1 की। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर हमारी 3 घंटे की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो फिर हम लोग अनाउंस कर देंगे, जो 9 तारीख वाली क्लास होगी उसमें हम लोग चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट आपको मुलाकात होगी।